यूं तो हम इन्हें बिहारी बाबू कहते हैं। आजकल बंगाल से लोकसभा के सांसद हैं, आसनसोल से, और पटना में मौजूद हैं। इसी के तहत हम आज इनसे बात करने पहुंचे एक होटल में। और विडंबना ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई कैंडिडेट दे। आसनसोल में एक कैंडिडेट थे जो भाग गए मैदान छोड़ के। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक टीवी में, आर भारत के भी दर्शकों को और आर बांग्ला के भी दर्शकों को। तो अभी तक कैंडिडेट दिया नहीं, एक पवन सिंह आए थे, मैदान छोड़कर भाग गए। देखिए, पहले तो ये कह दूं कि मैदान छोड़कर भागे पवन सिंह जी आए थे, वहाँ पे उन्हें भेजा गया था, उन्होंने विड्रॉ किया या उनसे विड्रॉ करा लिया गया, ये सब बातें उनका इंटरनल अफेयर है। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, पवन सिंह को मैं एक अच्छा इंसान समझता हूँ। अच्छे जगह से आए हैं वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, और मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई जान पहचान नहीं भी हो, लेकिन मैं उनकी कदर करता हूं, उनके बारे में अच्छा ही सुना है मैंने, इसलिए मैं स्वागत कर रहा था। अभी भी अगर वो नहीं आए हैं तो उनका इंटरनल अफेयर है, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। आए, विड्रॉ किया, विड्रॉ कराया गया, जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा, और जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। जो आएगा लोकतंत्र को मजबूत ही करेगा। क्या लगता है क्यों विड्रॉ कराया गया या क्यों भाग गए? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो पवन सिंह से, मुझे लगता है शायद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में मैंने अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। और वो क्यों आए, कैसे आए, कब आए, क्यों लाया गया, क्यों उनको हटाया गया वहाँ से, या इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया उन्होंने मैदान, जैसा आपने कहा, ये उनका और उनकी पार्टी के बीच का अंदरूनी मामला है। मैं इस पे कौन होता हूँ टीका टिप्पणी करने वाला। बहरहाल मेरी शुभकामना और शुभाशीष पवन सिंह के प्रति है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि ममता दीदी ने एक बयान दिया है कि 19 को चुनाव है, 17 को बीजेपी वाले दंगा कराएंगे, उसके बाद आप लोग को गुमराह करेंगे, इसीलिए सतर्क रहना। तो ये किस परिदृश्य में दिया हुआ बयान है? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि ममता जी जो हैं ममतामयी हैं, और ममता जी देश की सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं। वो जो कुछ कहती हैं, लोगों को कई बार लगता होगा कि शायद गुस्से में कह रही हैं, जोश में कह रही हैं, लेकिन वो अपने बंगाल की जनता के हित में बात करती हैं और सोच समझ कर बात करती हैं। वो, ये सौभाग्य हम समूह का कि हमें एक ऐसा लीडरशिप मिला है जैसे ममता बनर्जी का। और अगर उन्होंने कहा है तो आप सोचिए, वही बात तो मैंने भी कही थी, यानी इस तरह से कही थी हमने कि आप सबको सावधान रहना, सर्वधर्म समभाव का ख्याल रखते हुए ऐसा कुछ नहीं होने देना है कि हम लोग उनके किसी षड्यंत्र का शिकार हों। या तो रामनवमी है, अभी ईद आ रही है 11 को या 12 को या 10 को, अभी 11 को ईद है, शायद 17-18 को रामनवमी है। तो ऐसा कुछ ना हो कि डेस्परेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी बौखलाहट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स जो हैं, जो मित्रगण हैं, वो लोग कहीं ऐसा कोई काम ना कर दें जिससे कि समाज के ऊपर या हम लोगों की आस्था के ऊपर सदमा, धक्का लगे, चोट पहुँचे। यही ममता जी ने भी कहा। ऐसा नहीं कहा है कि वो दंगा कराएंगे, उन्होंने कहा दंगों से सावधान रहना, और दंगों का शिकार मत होना, दंगे किसी कीमत पे मत करना। आपको डर है आपकी पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, क्योंकि इस बार वो चाहती है कि बंगाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन द लोकसभा? चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र हैं, वैसे वो देश के भी मित्र हैं और गार्डियन हैं, लेकिन लगता है कुछ अतिशयोक्ति कर गए हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए, बगैर अपने परिवारवाद का और अपने भ्रष्टाचार का और अपने वॉशिंग मशीन से जिस तरह धो धो कर लोगों को बाहर बेदाग करने की कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, या फिर जो आइसिंग ऑन द केक इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ड्रामा हुआ है, ऐसा बड़ा एक्सटॉर्शन हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए कि हमारी सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने खुद कहा, जो बहुत विद्वान हैं,
और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है और इतने बड़े गुणी आदमी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला रैकेट है, सबसे बड़ा घोटाला है, उन्होंने कहा है। तो इन बातों की वजह से अगर बौखलाहट में या घबराहट में उसे कवर करने के लिए या उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए या अपने काडर में मनोबल और मजबूत करने के लिए कह तो दिया उन्होंने की बार 400 पार, लेकिन 400 पार कहीं किसी कीमत पे दिखाई नहीं पड़ती है। 370 कहाँ से 370 करेंगे? स्ट्राइक रेट कितना करना पड़ेगा? 370 लाने के लिए भी उनको 450 के करीब सीटें लड़नी पड़ेंगी। क्या उतनी सीटें हैं उनके पास? क्या उतनी सीटें लड़ रहे हैं वो? अब कह तो दिया है, तो हर तरफ वन साइडेड शूट एंड स्कूट पॉलिसी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शायद पहले प्रधानमंत्री में किसी इतने बड़े डेमोक्रेसी का जो 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अरे आपसे ही कर लें, आपसे नहीं करना है, गोदी मीडिया से कर लें, लेकिन वह कर तो लें, उनकी गोदी मीडिया चाहे मोदी मीडिया जो भी है उससे करें। बहुत पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है, पूछने का पूरा अधिकार है कि ये कैसे कर रहे हैं आप। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जिसकी कंपनी एकदम नेस्तो नाबूद हो गई थी, उसने आपको इतना इतना सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ आपको चंदा में कैसे दे दिया? चंदा का धंधा, इस पे आपको जवाब तो देना चाहिए। कुछ भी बोलो, आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ। अडानी जी के बारे में पार्लियामेंट में इतना हंगामा हुआ, मैं नहीं कहता हूँ कि अडानी ये दोषी हैं नहीं दोषी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जो आप लोग से सुनता हूँ उसी पे कह सकता हूँ, जांच का विषय हो सकता है। अब उस पर उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अडानी दोषी नहीं, अडानी का जिक्र ही नहीं किया, बोला ही नहीं। पब्लिक को जानने का हक तो इतना ही कह दो कोई निर्दोष है, चाहे मणिपुर में जो हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में ये कहा लोगों से कि राम मंदिर का विरोध करने वालों को भूलना मत। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर को लोगों के जेहन में डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां निमंत्रण के बाद भी वहां नहीं पहुंची, जैसे लालू जी नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी भी नहीं गई वहां पर। इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और देश की आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ था, 500 सालों से लड़ाई चल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा सो सही कहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि देश में शायद सबसे पहला रामायणवासी मैं हूँ आपके साथ जो साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये मेरे घर का नाम रामायण, पूरे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में पहला मकान था जिसका नाम रामायण, आप चाहे तो गूगल्स में भी देख सकते। और उसके बाद क्यों कि हम 4 भाई, राम लखन भरत शत्रुघ्न, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा और मैं शत्रुघ्न सिन्हा, ये 4 भाई, हमारे जुड़वा बच्चे लव और कुश, सोनाक्षी के अलावा लव और कुश हैं। ये हमारा इतने सालों से सेक्रेटरी भी जो है उनका नाम पवन कुमार। तो सब मिला जुला कर देखिए, ये संयोग भी नहीं है और प्रयोग भी नहीं है, ना संयोग है ना प्रयोग है, मिला जुला के रामायणवासी मैं हूँ। मैं ओरिजिनल रामायणवासी होने के नाते ये कह सकता हूँ पूर्ण सम्मान के साथ, राम तो हमारी आस्था है, राम हमारी भक्ति है, राम हमारी शक्ति है, राम हमारी ऊर्जा है, राम देश के मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ है। तो इमाम हिंद है राम हमारे। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग नहीं गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बुरी बात हो गई? एक तो आपसे सरकार के इतने सारे करोड़ों करोड़ खर्च किए सरकार के, और आप मंदिर के ऊपर, ठीक है अच्छा है, मंदिर तो पहले थी, अब तो भव्य मंदिर बना है, अब बनना बाकी, और जो कि मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुई। मैं लोग शंकराचार्य 4 शंकराचार्य नहीं गए वहाँ पे, लेकिन मैं उस पर विशेष नहीं बोलूँगा कि लोग उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं, तो मैं उस बात को थोड़ा स्किप करते हुए जाता हूँ कि सम्मान के साथ कि अगर नहीं गए सब लोग, बाकी लोग, तो कौन सी बड़ी या बुरी बात होगी? आज नहीं तो कल चले जाएंगे। मैं ही हो आया हूँ पहले, कुछ लोग पहले गए, कुछ लोग अपने मकर संक्रांति के दिन गए, कुछ लोग और बाद में जाएंगे। ये कोई ऐसा तो नहीं कि जाना ही था, वो भी सरकार के एजेंडा के हिसाब से, वो अपने एजेंडे के हिसाब से जाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने राम का विरोध किया, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है हिंदुस्तान में जो कभी भी राम का विरोध करेगा। राम यानी हमारे घर कुल देवता ही हैं, हम लोग बचपन से, मेरे कुल देवता का नाम
रामलला जी हैं। रामलला जी हमारे कुल देवता हैं, रामायणवासी। ममता दीदी भी विरोध नहीं करती हैं? राम का कोई विरोध नहीं करेगा। मंदिर अगर सरकारी एजेंडे पे दिख रहा है तो कहेंगे हम अपने एजेंडे से जाएंगे। और एक बात सुन लें, ममता जी तो बहुत विद्वान है। वो जो चंडी पाठ करती हैं, दुर्गा स्तुति करती हैं, वो तो शायद अच्छे अच्छे भारतीय जनता पार्टी में किसी पार्टी में कोई ऐसा नहीं करता होगा। जो ज्ञान, जो गुण, जो विद्या उनके अंदर है, जो स्मरण शक्ति है उनकी, जिस तरह से वो करती हैं, वो तो वाकई काबिल तारीफ है। आप ममता दीदी या लालू प्रसाद जी, ये जो आपके आप भाई समान मानते हैं, उनको लेकर जाना चाहेंगे राम मंदिर अयोध्या में? आप लोग जाना चाहेंगे वहाँ परिवार के साथ? मैंने, हमारा परिवार तो जाना ही चाहता था, हम तो उसके पहले, लेकिन मैं तो होके आया हूँ वहाँ पे। मैं होके आया, मैं तो कई बार, आपको सुन के खुशी होगी या ताज्जुब होगा, जो ओरिजिनल राम मंदिर का जब अडवाणी जी वगैरह गए थे उस दिन मुझे भी जाना था वहाँ पे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप मत जाओ, और मुझे भी कुछ काम निकल आया था वहाँ पे। चंडीगढ़ गया था, मुझे अभी तक तारीख याद है, 6 दिसंबर, और चंडीगढ़ निकल गया था, और वहाँ उस दिन मेरी भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई थी। आपको क्या लगता है राम मंदिर जो है वो चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होगा? लोगों के बीच में ये मुद्दा है कि राम मंदिर को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट के आदेश पर, तो ये मुद्दा होगा उनके पक्ष में? देखिए, मैं इसको 2 भाग में जवाब दूंगा और संक्षेप में ही देता हूँ। पहली बात तो राम को प्रणाम करता हुआ मैं कहना चाहूँगा कि मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा बेरोजगारी, मुद्दा होगा जो आप कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में हैं 25-30 साल के, उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों को आज रोज़गार नहीं है। वो मुद्दा होगा। मुद्दा होगा जो आपने पहली इतनी गारंटी दी, एक भी फुलफिल नहीं कर सके। आपने कहा था कि डॉलर का दाम नीचे आएगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, वो नहीं किया आपने। पेट्रोल डीजल की मार 100 के ऊपर चली गई है, उस पर आप नहीं कर सके। इन मुद्दों पे आप करते नहीं बात। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप, हमने कहा ना, बोलना होता है गोदी मीडिया को ही बोल दें, अपने मोदी मीडिया को बोल दें, लेकिन बोलें तो सही कुछ, ना ही कर दें, और ना ही कर दें उसका तर्क दें, लॉजिक दें। तो मुद्दे तो ये सब होंगे। मंदिर तो हमने कहा सबके दिल में आस्था तो है, भक्ति तो है। राम के प्रति किसका कौन ऐसा है जिसके अंदर भक्ति नहीं होगी, राम उनकी शक्ति नहीं होगी? राम तो हैं ही, प्रभु हैं, प्रभु जिनकी कहते हैं ना कि असीम अनुकंपा हम सबों पे बनी रहे, हमारे देश पे, हमारे सोसाइटी में, तो हम सब प्रार्थना करते हैं हमेशा। और दूसरी बात कह दूं, ये सब जो मुद्दे हैं, और अब ये मुद्दा आ रहा है, ये मुद्दा और पकड़ता, ये मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद एक से एक घटनाएं घट गई। आपने जरा भी नहीं सोचा, अपने मोदी मीडिया को या गोदी मीडिया को भी कंट्रोल नहीं किया आपने, कि जिसमें आपका बस चलता है, कि इमीडिएटली उसके बाद बिहार में उलट पुलट की राजनीति हो गई, सारा ध्यान उधर गया। उसके बाद आपने आदिवासी नेता, युवा नेता, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया या परेशान किया, सारा ध्यान उस पर गया। वहाँ से आप निकल ही रहे थे कि तब तक चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई आपके इलेक्शन में, मेयर के चुनाव में, कि सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर जीते हुए मेयर, तथाकथित जीते हुए मेयर को अलग करके, तथाकथित हारा हुआ जो मेयर था प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वजह से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों की वजह से, उनको जिताना पड़ा आपको। इसके बाद उस पर ध्यान गया। उसके बाद केजरीवाल पे इतनी कहानियाँ हुई, और केजरीवाल के लोगों पे ये एक तरफा लगा। ऐसा लगा कि आपने 95% से ज़्यादा विपक्ष के लोगों पे ही सरकारी। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता, अब संजय सिंह को तो बेल मिल गया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब बेकसूर हैं? कुछ ना कुछ साक्ष्य तो मिले होंगे ईडी और सीबीआई को, तभी तो इतने दिनों से बेल नहीं मिल रहा है मनीष सिसोदिया को और तमाम लोगों को। तो आपको क्या लगता है बेकसूर हैं ये लोग? ये तीनों का नाम जो लिया आपने, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, ये बहुत काबिल इंसान हैं। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं कहूँगा कि इनकी ईमानदारी और पारदर्शिता के बारे में अभी ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए
कि एक तो मनी ट्रेल नहीं मिला है आज तक इन लोगों के खिलाफ, जरा भी नहीं मिला, एक पैसे का नहीं मिला। ऊपर से जो क्रांतिकारी नेता जो है, जिसको देख के मुझे हमेशा चंद्रशेखर जी की याद आती है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये इसको जिस तरह से बाइज्जत बेल पे रिहा किया गया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त कहते थे कि साहब अरे बेल क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे आपने भी कहा कि बेल क्यों नहीं है, तो बेल नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, बेल, और बेल मिल गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। जैसे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिला, राहत मिली, जबरदस्त मिली, उसके बाद तो कोई टीका टिप्पणी करने का मौका। जैसे हमारे दोस्त अर्णव गोस्वामी को, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से मिला। जब सुप्रीम कोर्ट से मिले गया अर्णव गोस्वामी का मामला, हमारे दोस्त का या बाकी इन लोग का मामला, उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करने का सभ्य समाज में किसी को कोई हक नहीं होता है। अब रही बात इन लोगों के ऊपर, इसी पर मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अभी आप खुद देखें, ये साफ कोई ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं है, और आप उसको पीएमएलए कानून के तहत जो है वो 45 क्या बोलते हैं, उस पर उनको साबित करना है कि वो निर्दोष हैं, अभी गुनाहगार साबित हो चुके हैं उनके उस कानून के तहत। अरे भाई, तकाजा ये है कि मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। एक आदमी निर्दोष होता है जब तक साबित ना हो जाए कि वो। आपको क्या लगता है सर कि इस तमाम जो अरेस्ट हुए हैं, इसका लोकसभा चुनाव पर, खासकर दिल्ली में, इसका असर पड़ेगा? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के और कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, उनमें से कई लोगों ने, के सीनियर लीडर्स ने मुझसे कहा कि हाँ, ये इस बात तो लगता है थोड़ी नंबर डायल, रॉन्ग नंबर डायल हो गया, केजरीवाल को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था। इसीलिए आज जब केजरीवाल कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो लोग कहते हैं वाह, शाबाश। तो पहली बार हमने देखा कि कोई व्यक्ति जेल में है और अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन का मैं कवर कर रहा था झारखंड में, और ईडी बाजाप्ता अपनी गाड़ी में लेके गई और गवर्नर साहब के यहाँ उन्होंने इस्तीफा सौंपा। ये पहली बार देखा। तो आपको ये अटपटा नहीं लग रहा है कि संवैधानिक मखौल उड़ाया जा रहा है एक तरीके से? तो संवैधानिक मखौल का जिक्र किया आपने, ये तो मैं आपसे कहूं कि आपने देखा कि वो इस्तीफा ले लिया गवर्नर साहब ने, और वही गवर्नर साहब थे ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिनके बारे में कहना चाहूँगा कि 48 घंटे तक चंपई सोरेन, क्या नाम उनका, जो भी हैं, ये लोग जो वो 48 घंटे तक घूम रहे थे, हाहाकार मची थी, महाराज हमारा मेजॉरिटी, हमारी मेजॉरिटी, हमारी सरकार को शपथ दिला दो। हमने उनके बारे में ये न्यूज़ को काफ़ी डेप्थ में कवर किया था, और ये आवाज़ उठाई थी रिपब्लिक टीवी पर। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। इस मुद्दे को हमने उठाया था। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आडवाणी जी को, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवा किया, तमाम यात्राएं की, संघर्ष किया, भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो आपको क्या लगता है, आप तो बड़े नज़दीकी रहे हैं, हमेशा आडवाणी जी का नाम लेते हैं, आज भी लेते हैं, क्या आप आडवाणी जी से मिलने गए, और आपको ये पूरा जो घटनाक्रम है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आडवाणी जी तो खुद भारत रत्न हैं, उनके लिए बगैर कमेटी से फैसला किए हुए आप, ऐसा दिखता है कि कुछ और रीज़न से आपने अचानक कहाँ कमेटी बैठी, कब कमेटी बैठी, हम लोगों को तो किसी को पता नहीं है कि अचानक आपने झोली से निकाला, एक भारत रत्न इनको दे दिया, एक भारत रत्न उनको दे दिया, एक भारत रत्न उनको दे दिया। हालांकि मैं कहना चाहूँगा, जिन्हें भी मिला है या जिन्हें भी दिया गया है, जिन्हें हासिल हुआ है भारत रत्न, वो सब बहुत ही काबिल लोग हैं, उसमें दो राय नहीं है। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आडवाणी जी की बात हो रही है। आडवाणी जी तो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर रहे हैं, हम उनकी बहुत कदर करते हैं। उनको भारत रत्न अभी दिया जाना है, ऐसा लगता है किसी पर्पस, किसी एजेंडा के तहत दिया जा रहा है, ये नहीं जमा। उस समय उनको ऑफर कर दिया था भारत के राष्ट्रपति बनने की बात भी, या प्रधानमंत्री बनने की ऑफर। आपको क्या लगा वो भारत के राष्ट्रपति 2017 में क्यों नहीं बन पाए? नहीं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ये लोग बड़े लोग, महारथी लोग हैं, इन्होंने किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। और भले वो शायद कह देते कि हमने, तो आप भारतीय जनता पार्टी में थे, और उस समय जो 2014 के चुनाव में मुझे याद है, पटना में ही आपने नमो नामकरण दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2-4, ये तो अच्छा आपने याद दिलाया, ये नमो
नमो नाम तो हमारा ही दिया हुआ है। बाद पूरे देश में नमो नमो गूंजने लगा। अच्छा लगा, और मुझे आज भी अच्छा लगता है। शॉर्टकट हो तो ऐसा हो, नमो हो, बहुत बढ़िया। मित्र हैं हमारे, अच्छे दोस्त हैं। ये नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, वो अच्छे मित्र हैं। मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन मुद्दों पे, विषय पे जब बात आती है तो एज ए फ्रेंड भी लोकतंत्र में हमें एक दूसरे से डिफर करने का पूरा अधिकार है। अभी हमने माननीय आडवाणी जी पे जो बात की, आदरणीय आडवाणी जी पे जो बात की हमने, उसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो बीच में कहते कहते रुक गया था। आपने पूछा था मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के बारे में। या यूँ देखें तो विपक्ष के बारे में आज तक इसका ही तो जवाब दे दें आप, कि जिनको आप कहते थे 70,000, मैं नहीं कह रहा हूँ और ना मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने ही कहा था 27 जून को कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और ये नेचुरली करप्ट पार्टी के लोग हैं। 2 जुलाई को आपने उनको मंत्री बना दिया, अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, वो भी वित्त मंत्री बना दिया। अब ये सब करते हैं आप दूसरी बात, 95-96% से ज़्यादा लोग सिर्फ विपक्ष के इन्वॉल्व में। अभी कल परसों में इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे न्यूज़ था कि 25 लोग जो पकड़े गए हैं, चाहे जिनमें इंक्वायरी हो रही है, इसमें 23 लोगों का नाम अब जो शामिल हो गए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के साथ है एनडीए में, उन पे उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्लीन चिट दे दिया गया, डील क्लोज करने की घड़ी आ गई है। ये 23 नाम, 95-96% लोग पे। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास ही सब, विपक्ष के पास ही सारे गड़बड़ लोग हैं। आपके पास जो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल कर बिल्कुल बेदाग हो जाते हैं रातों रात। जो हमारे से आपके यहाँ गया तो बेदाग हो गया, हमारे इनके कांग्रेस पार्टी के इतने लोग गए पर बेदाग हो गए उनमें। तो इस पर कभी भी ताज्जुब होता है। तो ये बताइए सर कि आपने नमो नाम दिया नरेंद्र मोदी जी का, आप कहते हैं कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं या मित्र हैं, बार बार आप, लेकिन 19 में आपका टिकट क्यों कट गया फिर, और भारतीय जनता पार्टी से आपको अलग होना पड़ा और आप चले गए, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बन गए। तो आपको क्या बिहार छोड़ने का अफसोस है बंगाल जाकर? देखिए, भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम देश के किसी कोने में जाकर व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अपने को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का, जियो और जीने दो के तहत बढ़ाने का पूरा अधिकार है। मैं चुनाव लड़ा बंगाल से, बंगाल भी भारत का अभिन्न अंग है, हमारा अपना है बंगाल। और मैं बिहारी बाबू से बंगाली बाबू दिखा आप लोगों को, या बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बना, मगर सही मायनों में तो हिंदुस्तानी बाबू हूँ। यानी ये भी मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि बंगाल की जनता या आसनसोल की जनता का इतना आशीर्वाद मिला कि भारत में एक ही उपचुनाव हो रहा था। उस उपचुनाव में जब मैं लड़ा, वहाँ पे पहली बार आसनसोल गया और शायद सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ के एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हुई, जिसका आप लोगों ने जिक्र किया और मैं आपकी भी तारीफ भी करूँगा। आप हमारे साथ प्रकाश जी, आपने शायद पहला इंटरव्यू किया था और आपने हिंदी में भी किया था और आपने बंगाली, हिंदुस्तानी में भी किया था और बंगाली में भी किया था। और पहली बार आपके अंदर वो मैंने ईमानदारी देखी कि आपने आधे बंगाली में बात करते करते आपने कहा नहीं भाई मैं इतना नहीं जानता हूँ। हतप्रभ रह गया, मैं जानता नहीं था कि आप इतनी अच्छी बंगाली बोलते हैं, बंगला बोलते हैं। तो फिर मैंने सरेंडर बोल दिया बीच इंटरव्यू में। मैं तो रट वट के तैयारी करके 2-4 सवाल आया था, बट आई वाज ज़ैप्ड। आपकी बड़प्पन थी और आपकी ईमानदारी थी जो ऑन एयर स्वीकार कर लिया सरेंडर। ऑन एयर किया, बहुत बड़ी बात है। वो कहा कि आपकी बड़प्पन थी और आपकी ईमानदारी थी और आपके चैनल की भी बहुत बड़प्पन थी कि उन्होंने इस बात को रखा, चाहते तो काट सकते थे इसको। सो इस तरह मैं कहूँगा कि आसनसोल से लड़ा हूँ ज़रूर। बिहार मेरी शक्ति है और बिहार मेरी कमज़ोरी भी है। इसीलिए देखो अभी चुनाव की घड़ी है, वहाँ पे मेरे पिताजी की बरसी है और मैं फिर अभी पिछले हफ्ते भी पटना था, बिहार था, अभी मैं फिर बिहार आया हूँ। हालांकि अभी मेरा नॉमिनेशन भी फाइल नहीं हुआ है, शायद हफ्ते 10 दिन में नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा। हम लोग सबको गर्व होता है कि हमारे बिहार का सपूत कोई बम्बई में जाकर किला फतेह किया, सुपरस्टार का दर्जा मिला। और जब अच्छी अच्छी बातें हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं आपके बारे में, अमिताभ बच्चन के द्वारा कही हुई जो जिसका जिक्र कर रहा था मैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन उसी के संदर्भ में एक बात है कि 2008 में मुझे याद है आप बार बार कहते थे कि मुझे पटना साहिब से ही चुनाव लड़ना है। पार्टी ने आपको टिकट भी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, आप लड़े भी 9-14 में।
और 19 में आपका टिकट कट जाता है। तो भारतीय जनता पटना साहिब छोड़ने का कोई अफसोस या मलाल कि आपको जबरदस्ती धकेल दिया गया पार्टी से बाहर? ये हालात जो पैदा किए उन्होंने, उससे पहले एक चीज़ और कह दूं, आपने कहा कि 2019 में टिकट काट दिया, काटा ने ऐसा सिचुएशन पैदा किया कि मुझे खुद फैसला करना पड़ा। मैं उस मामले में तो आभारी हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, ना सस्पेंड किया, ना निकाला मुझको। मैंने ही छोड़ा। मैंने देखा कि ये लोकशाही से अब ये तानाशाही बदल रहा है मामला, तो मैं तानाशाही को नहीं ले सका और मैंने कहा अंतोगत्वा पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनहित में बात करता था और मुझे लगा कि अब नहीं, बहुत अब हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, लेट्स मूव। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि देश की सबसे कद्दावर, सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रीट स्मार्ट नहीं कहेंगे, जो कहेंगे कि सबसे सिंपलटन बट सबसे ब्रेनी, सबसे जो ममता दीदी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर पाते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, ममता दीदी के ये जो कमिटमेंट है, ममता दीदी की ये गारंटी होती है, उन्होंने कह दिया सीए लागू नहीं होगा, तो अब लाख कोशिश कर लें आप, ये दुनिया को विश्वास है कि नहीं लागू होगा। और बंगाल में तो खैर बिल्कुल ही लागू नहीं होगा, 4 लाख कह दें। भाजपा वाले तो मोदी की गारंटी की भी जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं सारे, उस परिवार में रहा हुआ हूँ मैं बहुत साल, मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो जो कह रहे हैं गारंटी, और कहें क्या, कुछ कहने को तो है नहीं, महंगाई पे कहने को है नहीं, रोजगार पे कहने को है नहीं, किसानों की हालत पे कहने को है नहीं, किसानों की आमदनी डबल किया उस पर कुछ कहने को है नहीं, इतने सारे गारंटी पहले कर गए, इस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कुछ कहने को है नहीं, तो अब कहते हैं मोदी की गारंटी। ये मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों की एक चाल है, ये ध्यान भटकाने की असली। 400 पार, अब की बार 400 पार। भाई लोग कहते हैं कि अगर 150 200 भी आ जाए, 150 पौने 200, तो बहुत ही गनीमत है, क्योंकि 400 कहाँ से लाएंगे? अब तो बाजार से भी नहीं खरीद सकते हम, चोर बाजार में भी सीटें तो बिक नहीं रही हैं। हाँ, ऐसे जो गोवा में किया था, बेंगलोर में किया था, मध्य प्रदेश में किया, तो भी नहीं हो सकता। ग्राउंड पे हम लोग परसेप्शन देखते हैं तो परसेप्शन में मोदी जी काफी आगे हैं विभिन्न जातियों में, ये हमने देखा है। आप उस दौर के भी बात कर सकते हैं जब आप खुद मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2004 में, जब इंडिया शाइनिंग और शाइनिंग इंडिया जो भी कहा जाता, फील गुड, पहले चुनाव करा लिया गया समय से पहले। तो आप उसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें ये परसेप्शन में गिरावट दिखती नहीं है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, आप ठीक कह रहे होंगे, आपका अपना परसेप्शन है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, पहले तो मैं कह दूँ अब की बार 400 पार, मुझे याद आ रहा है कि इस बार 2004 में जो रिजल्ट हुआ था, कहीं वो ना हो जाए 400 पार में, क्योंकि आपके सवाल में ही आपका जवाब मिल गया। आपने कहा कि आपने खुद देखा है जब अटल जी का था, और हम लोग फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हम लोग जब वहाँ पे 7 महीने पहले उस कॉन्फिडेंस में, या कुछ लोगों के कहने पे, या कुछ लोगों के बहकाने पे, वो पहले कर दिया गया चुनाव, कह रहे साहब फील गुड फैक्टर चल रहा है, इंडिया शाइनिंग चल रही है, और हम लोग सब उस मामले में सामने आए, कैबिनेट का डिसीजन हुआ, चुनाव हुआ, अंतोगत्वा कौन प्रधानमंत्री है, बगैर जो कहते चेहरा कौन है, चेहरा कौन है, कोई चेहरा नहीं था, और एक चेहरा बहुत उभर कर सामने आ गया, बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया चेहरा मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने 10 साल में राज किया लगातार। तो ये मत कहिए कि चेहरा कौन है, ये सवाल है, ये जवाब मिल चुका, और 400 पार का भी जवाब मिल चुका। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 2004 हो जाए। तो बंगाल में इस बार कितनी सीटें आएंगी तृणमूल कांग्रेस को? देखो प्रकाश बाबू, आप तो इतना जानते हो कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, चूँकि आप कहते हो ना ग्राउंड रियलिटी, मैं ग्राउंड पे हूँ, वहाँ से आया हूँ। आज के दिन मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, और आने वाले चुनाव के बाद अगर आप फिर मुझसे बात करोगे तो इस बात को आप मुझसे दोहराना, पूछना। मैं आपको कह रहा हूँ, लाख कहते रहे ये लोग, बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी सरकार स्वीप करेगी। आखिरी सवाल, बिहार के हैं आप, बिहार की राजनीति पर भी नज़र रखते हैं। नीतीश कुमार जी पहले महागठबंधन में गए, फिर इधर आ गए, तो उसका इस राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को वॉच कर रहे हैं? आप तो मिलते रहते थे पहले, आपका बड़ा मधुर संबंध है उनसे, लालू जी से भी है, तो आप
बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं आगे? मुझे तो, अब मैं उनको दोस्त मानता हूँ इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी करूँगा नहीं, और मैं शुरू से उनके साथ कॉफ़ी और चाय पे मिलता रहा। ये हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने आज तक मेरा कोई काम किया हो, ना मैंने उनसे कोई काम मांगा है, कुछ नहीं। एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट दिया था, पता नहीं टलते 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 आज कहाँ गया। मैंने देश, बिहार के युवाओं के लिए एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट बनवा कर अपने खर्चे से अपने लोगों के साथ मिलकर ला कर दिया था, कुछ नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब कितना राजगीर जाओ, राजगीर बिहार, मुंबई से लोग आएंगे और यहाँ पटना उतरेंगे, पटना से भी राजगीर जाएंगे, राजगीर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे यहाँ पे क्या है, वो सब वो बात अलग विषय है, वो नहीं किया। लेकिन हम उनको मानते रहे दोस्त के नाते ही। अभी जो हुआ है, अगर ईमानदारी से पूछें तो मुझे बोलने का हक नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। और आपकी बात कर रहा हूँ, और परसेप्शन जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसी परसेप्शन के आधार पे कह सकता हूँ एक तरफ कि तेजस्वी यादव का हमको भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है, बहुत ही उज्जवल। उसकी लोकप्रियता दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस बार का चुनाव जो केंद्र का है, एक मीडिया प्रचार या प्रचार मंत्री लोग जितने हैं वो सब अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी भाषा में बात करता हूँ। परसेप्शन ये है कि इस बार बहुत ही हालत दयनीय होने वाली है राजनीतिक दृष्टिकोण से। कुछ सीटें आ जाएं तो बहुत गनीमत, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जी कुछ सीटें आ जाएं तो बहुत बहुत मैं कहूँगा कि सो गनीमत होगा, क्योंकि बहुत परसेप्शन बहुत गड़बड़ है, परसेप्शन बहुत गड़बड़ है। हम ये नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों से मिलता हूँ, जिन सुनता हूँ। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अब अंत होने वाला है? जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं हैं या उनकी पार्टी के बारे में हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी वो दोस्त भी उनको मानता हूँ मैं, और जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात की, तो स्वास्थ्य के मामले में मैं कभी किसी पे कोई टीका टिप्पणी या मखौल या मजाक नहीं उड़ाता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको स्वस्थ रखे, ये कामना है। लेकिन हाँ, लोग कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसका इस समय बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इस समय मुझे एक और चिंता सता रही है कि हमारे अपने मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेताओं में से एक, खासकर बिहार में सुशील मोदी जी, उनकी भी सुना तबीयत ठीक नहीं है, नासाज हैं और हेल्थ कंडीशन बहुत ठीक नहीं। मिलने जाएंगे आप? मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। मैं, देखिए, ये सब हमारे कोई राजनीतिक विरोधी, हालांकि लोग तो सब अपने परिवार के ही, इतने साल तो भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, 27। मैं वाइंड अप करूंगा कि जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से वापस लौटे इधर एनडीए में, तो कहा यह जाता है कि जब उन्हें कन्वीनर या नेता बनाने की कोशिश की गई पार्टियों के द्वारा, तो ममता बनर्जी ने उसमें अवरोध डाला। क्या ये बात सही है? ये गलत है, सरासर गलत है। ममता बनर्जी जी ने कभी ऐसी बात नहीं की, और उन्होंने ये ज़रूर है कि इंडिया नाम रखने में उनका बहुत योगदान है। ये भी सही है कि खरगे जी के प्रति उन्होंने जो अपने आभार और अपनी सद्भावना और अपना प्रस्ताव रखा था, वो बहुत सराहनीय लगा लोगों को। लेकिन कभी भी नीतीश बाबू के बारे में ऐसी बात नहीं की, क्योंकि नीतीश बाबू पहले मीटिंग कर चुके थे उनसे, और नीतीश बाबू के बुलाने पे वो पटना आई भी थे यहाँ पे। उस वक्त मैं भी पटना में था, लेकिन ममता जी खुद गई थी वहाँ पे, तो इसलिए वो गलत है। इस वक्त मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं। और सच ये है कि नीतीश बाबू ने अपने कारणों से, जस्टिफिकेशन ऑफ द सिचुएशन के तहत, उन्होंने पलटी मारी, चाहे यहाँ से वहाँ गए, चाहे जहाँ गए, जिस पार्टी, तो इंडिया अलायंस बिखर गया आपको लगता है? बिल्कुल मजबूत करके गए हैं। उनके जाने से ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति आई है आज इंडिया गठबंधन में कि आप देखेंगे इस बार इंडिया गठबंधन जो है बहुत जान है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार आपको लगेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ इस बार भारत की जनता है। चलते चलते इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अपना कोई एक पुराना डायलॉग बोल दीजिए हमारे दर्शकों। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, जब मैंने कहा कि चुनाव जो है
भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया है और इंडिया के साथ साथ भारत की जनता है। और भारत की जनता पे ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं आज के दिन में कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो। तो शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कोहराम मचाने की बात। ये हैं हमारे अपने बिहारी बाबू। आज इनसे पटना में बात करने का मौका मिला और ये कॉन्फिडेंट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 पार वाली नारा जो है वो पूरी नहीं होगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।